नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सहरावत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हमने बिंदुसार तक छोड़ा था, बिंदुसार तक ही छोड़ा था पिछली वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं अशोक के बारे में, क्योंकि हमारा मौर्य वंश चल रहा है। चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ लिया है हमने, जो कि संस्थापक था। अब बिंदुसार के बारे में पढ़ लिया था और अब हम बात करने वाले हैं अशोक के बारे में। इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, कंप्लीट डिटेल के साथ लेकर चलेंगे दोस्तों। तो रात के 1:30 बजने वाले हैं लगभग। 1:21 हो गया है दोस्तों रात का। सुबह के लगा लो। तो क्या करें, दिन में ड्यूटी और रात को ये काम, तो एफर्ट तो करना है दोस्तों। तो आप भी जी जान से लगे रहिए दिन रात। तो चलिए अशोक के बारे में एक बार करते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछेगा इससे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो बिंदुसार था, कब इसकी डेथ है? 269 ईसा पूर्व में डेथ होगी और उसी टाइम गद्दी पर बैठ गया था अशोक। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ये अशोक को मतलब ये गद्दी पर बैठने से पहले, शासक बनने से पहले वो कहाँ का राजा था? ठीक है, कहाँ पर शासन कर रहा था, कहाँ का शासक था? तो इससे पहले अवंती का राजा था दोस्तों, याद रखना, पेपर में पूछ लेता कहाँ का, अवंती का। तो उसके बाद दोस्तों इसको किन किन नामों से जाना जाता है, ये पेपर में आता है, पूछ लेता है कि देवनाम प्रियदर्शी किस शासक का नाम है? देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो इस तरीके से मोस्टली यही पूछता है, देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? देवताओं का प्रिय, सभी देवताओं में प्रिय। तो देवनाम प्रियदर्शी के नाम से दोस्तों अशोक को जाना जाता है। पेपर में आएगा, 100% आएगा। और धम्माशोक और चंडाशोक। तो चंडाशोक तो दोस्तों ये पहले था, ये जब इसके टाइम में कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसके बारे में अब यहाँ पढ़ने वाले हैं। चलो पहले ये टॉपिक बता दूँ, इसके बाद बताऊँगा वो क्यों पड़ा उसका ये नाम। तो अशोक के टाइम में कलिंग का युद्ध हुआ था दोस्तों। कब? 269 में गद्दी पे बैठा और उसके 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ दोस्तों। ठीक है, कलिंग के युद्ध से कई क्वेश्चन निकलेंगे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो कलिंग की राजधानी तो एक तो दोस्तों पूछ लेता है, कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। ठीक है, कलिंग की राजधानी थी दोस्तों तोसली। और जिस समय कलिंग पर इसने अशोक ने आक्रमण किया, तो वहाँ पर कौन सा वंश शासन कर रहा था उस टाइम पर? तो दोस्तों उस टाइम पर नंद वंश वहाँ पर शासन कर रहा था इस पे कलिंग पर। ठीक है, इस टाइम नंद वंश का शासन था यहाँ पर दोस्तों। और तोसली इसकी राजधानी थी, जिसको अशोक ने आक्रमण करके अपने अंडर में ले लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। अब दोस्तों ये अशोक के बारे में शिलालेख हो रहे हैं, स्तंभ लेख, ये अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी सारे आएंगे अब आगे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं में से एक शिलालेख है दोस्तों। शिलालेख अलग होते हैं, स्तंभलेख अलग होते हैं। जो अभिलेख होते हैं ना, सबसे पहला आता अभिलेख है। अभिलेखों को ही 3 उनमें बांटा गया है। एक तो शिलालेख में बांट दिए अभिलेखों को ही शिलालेख में, और एक हो गए स्तंभलेख, एक गुहालेख, कुछ ऐसा बोलते हैं उसको। तो ये मोस्टली शिलालेख और स्तंभलेख से क्वेश्चन आता है अशोक के। तो कलिंग युद्ध के बारे में जिक्र आता है दोस्तों, डायरेक्ट पेपर में आएगा और बहुत बार पूछा गया है कि 13वां शिलालेख है अशोक के बारे में। जो 13वां शिलालेख है उसका संबंध किससे है? अशोक के 13वें शिलालेख का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है, कलिंग विजय के बारे में बताया गया 13वें शिलालेख में। ये आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट आएगा पेपर में। तो इसके बाद सबसे पहले कलिंग युद्ध हुआ, तो उस टाइम में अशोक ने काफ़ी नरसंहार देखा, काफ़ी मनुष्यों की हत्याएं देखी दोस्तों। तो वहाँ पर कम पता नहीं कितने लाख मनुष्य की हत्या हो गई थी उस टाइम पे। तो ये सब देख के उसका हृदय परिवर्तित हुआ दोस्तों। ये उसने क्या किया, ये सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, और जनता के और सबके कल्याण में लग गया और बौद्ध धर्म को अपना लिया और इन चीज़ों से दूर हो गया, मारा पीटी से और जो भी नरसंहार देख कर उसका हृदय बिल्कुल परिवर्तित हो गया दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपनाया और मतलब धर्म के रास्ते पर चल पड़ा, लोगों का भला करने लगा, धर्म का प्रचार करने लगा खूब। ठीक है, एक मतलब जिसको
एक नंबर का शासक कहाँ है वो बन गया दोस्तों वो बाद में, ठीक है। तो उससे पहले जो इसके नाम पड़े चंडाशोक, धम्माशोक और देव नाम प्रियदर्शी, इसी बेस पर पड़े दोस्तों, क्योंकि कलिंग युद्ध से पहले काफ़ी युद्ध किए इसने भी, काफ़ी मतलब शासकों को हराया। तो उस टाइम में इसको इसलिए चंडाशोक के नाम से जानते थे, काफ़ी आक्रामक हुआ करता था तो चंडाशोक बोलते थे। उसके बाद इसने बौद्ध धर्म अपनाया, धर्म को अपनाया था इसने बौद्ध के, तो धम्माशोक बोलने लगे इसको। और देवताओं का प्रिय, तो देव नाम प्रियदर्शी नाम पड़ गया दोस्तों इसका। तो ये कलिंग युद्ध से आपके जो मैंने क्वेश्चन बताइए ये आएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आता दोस्तों, किस घटना के बाद हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो गया अशोक का, ठीक है। इसके बाद जब इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, किस घटना के बाद, कलिंग युद्ध के बाद। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों ये, ठीक है। और ये फिर इसने बौद्ध धर्म तो अपना लिया, और बौद्ध धर्म की शिक्षा कहाँ से ली, ये क्वेश्चन पूछता है पेपर बनाने वाला। बौद्ध धर्म की शिक्षा कहाँ से ली दोस्तों, इसने उपगुप्त नाम का भिक्षु था, उपगुप्त नाम का बौद्ध विद्वान था, तो उससे ली थी दोस्तों। अब ये मतलब बौद्ध ने उपगुप्त से शिक्षा ली, इसके बारे में हमें कहाँ से पता चला कि बुद्ध ने अशोक ने ये उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, कहाँ से पता चला दोस्तों, ये पता चला हमें दिव्यावदान में, इसके बारे में जिक्र किया गया। दिव्यावदान नामक एक ग्रंथ है, काव्य है, तो उससे पता चला दोस्तों इसके बारे में, उसमें लिखा हुआ था, ये पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो इससे उसने बौद्ध धर्म तो अपना लिया, अब इसके प्रचार में लग गया दोस्तों वो खूब है। उसने उसकी पुत्र और पुत्री का नाम याद रखना, जिसे क्वेश्चन पूछता है, उनको भी धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या आता है, तो किस शासक ने अपने पुत्र व पुत्री को धर्म प्रचार के लिए विदेशों में भेजा, या मतलब बाहर भेजा, श्रीलंका में भेजा, तो किसने, अशोक ने दोस्तों। तो उसके पुत्र पुत्रियों का नाम याद रखना है, ये धर्म प्रचार करने वाले पुत्र कौन से थे, क्या नाम था, तो महेंद्र उसके पुत्र का नाम था दोस्तों, और संघमित्रा उसकी पुत्री का नाम था, ठीक है। इनको प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। एक ये क्वेश्चन 100% श्योर तो है ही आएगा। तो एक और आपका फुद्दू काट सकता है पेपर उठाने वाला, श्रीलंका आपको सभी रटे मिलेंगे श्रीलंका, तो आपको वो सिलोन भी दे सकता है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा होगा कि श्रीलंका का ही नाम, प्राचीन नाम सिलोन बोलते थे, तो पहले तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या आ गया है, सिलोन तो कभी पढ़ा ही नहीं, सिलोन का तो जिक्र ही नहीं हुआ, तो सिलोन तो गए ही नहीं होंगे प्रचार करने के लिए। तो दोस्तों सिलोन भी आ सकता है, क्योंकि श्रीलंका का ही नाम है, इसको ध्यान रखना। तो एक आता दोस्तों, मैंने पढ़ा था बौद्ध धर्म में, आपको कंप्लीट करा था संगतियों के बारे में, बौद्ध संगतियों के बारे में। पहली संगति अजातशत्रु के टाइम में कब हुई थी, 483 में, जब बौद्ध की डेथ हुई थी। दूसरी उसके 100 साल बाद वैशाली में 383 में, किसके काल में, काल अशोक के टाइम में। अब तीसरी बौद्ध संगति दोस्तों अशोक के टाइम में हुई थी, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है, तो कहाँ पर हुई, पाटलिपुत्र में इसकी। तो इस तरीके से तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम में। इसकी कंप्लीट डिटेल जाननी है तो आप बौद्ध धर्म वाली वीडियो देख लेना, उसमें सब कुछ बता रखा है। तो दोस्तों एक था ये आजीविक संप्रदाय, इसके बारे में मैंने आपको पिछले बिंदुसार वाले में भी बताया था। तो आजीविक संप्रदाय क्या था दोस्तों, इसके बारे में प्रॉपर पता तो लगा नहीं सके हैं, लेकिन ये नग्न अवस्था में रहते थे दोस्तों ये लोग। वैसे धरती पर पहला संगठित संप्रदाय बताया गया दोस्तों ये इतिहासकारों द्वारा वैसे तो, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं है। वैसे बुद्ध टाइम तक भी, बुद्ध समय से भी काफ़ी पहले का था दोस्तों ये आजीविक संप्रदाय, ठीक है। तो इसमें ना तो कर्मों को मानते थे लोग, ना पुनर्जन्म को, और ना ही आत्मा में विश्वास करते थे दोस्तों, और ना ही ईश्वर में विश्वास करते थे, किसी को नहीं मानते थे। तो आजीविक, लेकिन फिर भी ये काफ़ी दिलों में वास किया दोस्तों इस संप्रदाय ने लोगों के। तो इसका एग्जाम्पल हम खुद अशोक के टाइम में देख सकते हैं दोस्तों, अशोक के टाइम में। और इसका पोता था दशरथ, उसके टाइम में अशोक ने भी ये मतलब साथ वाली पहाड़ियों पर जो इसके साथ में लगती थी, उन पर इनके रहने के लिए मतलब कुछ गुफाओं का निर्माण किया था अशोक ने आजीविक संप्रदाय के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आजीविक संप्रदाय का भी अनुयायी होगा फिर ये, जब इतनी वो कर रखा था तो इनकी, ठीक है। इससे पहले बौद्ध बिंदुसार भी, इसके पिता भी आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो मतलब तो इसके स्थापना पूछ लेगा, इसके बारे में तो बता दिया आजीविक संप्रदाय क्या था। तो अशोक का
अभिलेख, अशोक का स्तंभ अभिलेख है दोस्तों। ये पूछ लेगा अशोक के किस अभिलेख में आजीविक संप्रदाय का वर्णन किया गया है। दोस्तों अशोक का 7वां स्तंभ लेख, दोस्तों स्तंभ लेख के बारे में यार ये उसके शिलालेख के बारे में आप पढ़ेंगे ये कुछ मिनटों के बाद ही। तो 7वें स्तंभ लेख में आजीविक संप्रदाय का उल्लेख किया गया दोस्तों, ठीक है। इसका वो पूछ लेता है संस्थापक कौन था आजीविक संप्रदाय का। संस्थापक था दोस्तों आजीविक संप्रदाय का मक्खली गोसाल, ठीक है। मक्खली गोसाल संस्थापक हुआ। तो ये मतलब वैसे तो कहा जाता है बुद्धकालीन ही था, मतलब बुद्ध और महावीर काल का समकालीन था लगभग, लेकिन कौन था आजीविक संप्रदाय का संस्थापक है मक्खली गोसाल। तो एक आता है दोस्तों हमारा जो ये क्वेश्चन आएगा 100% बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अशोक की उस पत्नी का क्या नाम था जिसने अशोक को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रभावित किया जिसने अशोक को, तो वो था दोस्तों करुवाकी, करुवाकी। तो ये नाम था दोस्तों अशोक की उस पत्नी का। तो क्योंकि इसके जो शिलालेख हैं ये या फिर जो भी अभिलेख हैं उनमें भी केवल और केवल इसी पत्नी का जिक्र मिलता है अशोक की, ठीक है। और इसी के नाम पर एक जो हमारे स्तंभ लेख हैं उनमें जो पहला स्तंभ लेख है, ये जो अशोक के स्तंभ लेख आएंगे 7, अभी पढ़ाऊँगा आगे उनके बारे में भी। जो उनमें से पहला स्तंभ लेख है दोस्तों उसमें इसका जिक्र किया गया और इसी के नाम पर भी रखा गया है वो स्तंभ लेख, उसको क्या बोलते हैं रानी का अभिलेख, ठीक है। जो पहला स्तंभ लेख आएगा उसी को रानी का अभिलेख भी बोलते हैं, तो इसी के नाम पर रखा गया दोस्तों। तो ये क्या थी करुवा की एक मछुआरे की पुत्री थी वैसे तो, ठीक है। और इस अशोक की दूसरी पत्नी थी दोस्तों ये। अब इससे आगे देखते हैं जो भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं अशोक के, और भी कई सारे हैं। मैं इनको एक बार थोड़ा साफ कर रहा हूँ इसलिए लिखता हूँ दोस्तों पहले, ताकि वीडियो और ज़्यादा लंबी ना पड़े। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ लिख के आपको नोट्स बनाने का भी थोड़ा तरीका आ जाएगा, एक ही जगह पर कैसे एक के साथ के कनेक्ट कर करके कैसे याद रख सकते हैं, कैसे नोट्स बना सकते हैं। तो इनको साफ करूँगा दोस्तों। आप वीडियो पॉज करके एक या तो स्क्रीनशॉट ले लिया और ये अपने नोट्स तैयार करते चला करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिख रखे शॉर्टकट। आइए दोस्तों अब और देखिए शिलालेखों से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। ये शिलालेखों से दोस्तों एक तो यही हो गया डायरेक्ट, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले किसने किया। शिलालेख, ये शिलालेख क्या होते थे, वे पत्थरों पर कुछ लिखते थे किसी के बारे में, पूरी किसी की कहानी लिखनी, जिसके बारे में जो कुछ भी लिखना वो लिख देते थे इस तरीके से, तो मतलब उन्हीं का बोल देते थे। तो भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले किसने किया, अशोक ने, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया एक तो पूछ लेता है। तो और इनकी लिपि भी पूछता है दोस्तों पेपर बनाने वाला कि जो शिलालेख है स्तंभ लेख है वो किस लिपि में है। तो दोस्तों ये 4 लिपियों में थे, एक तो ब्राह्मी लिपि थी, एक खरोष्टी लिपि थी, और तीसरी ग्रीक, और चौथी अरमाइक, ठीक है। ग्रीक और अरमाइक ये दो सेम से हो रही है पीछे साउंड, ग्रीक अरमाइक। तो दोनों कहाँ के थे, अफगानिस्तान में थी। अफगानिस्तान में जो भी शिलालेख पाए गए अशोक के तो उन पर लिखी थी दोस्तों ये लिपि, ठीक है। अफगानिस्तान में थी ये लिपि। और भारत में जितने भी शिलालेख मिले दोस्तों वो सभी ब्राह्मी लिपि में थे। ये जो बोल रहा हूँ आपको याद रखना है, भारत में जितने भी शिलालेख मिले अशोक के ब्राह्मी लिपि में थे सब। और एक खरोष्टी लिपि में जो भी पाकिस्तान में मिले हैं दोस्तों अशोक के शिलालेख उनमें खरोष्टी लिपि लिखी होती थी दोस्तों। जो खरोष्टी लिपि में क्या होता था, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी होती थी। जैसे अब तो हम हिंदी कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं ना, तो वो दाएं से बाएं लिखे होते थे, ठीक है। तो इससे अलग क्वेश्चन और है, शिलालेखों के बारे में देख लो। शिलालेखों की संख्या पूछ लेगा दोस्तों कितनी है। शिलालेखों की संख्या कितनी थी, 14 थी दोस्तों, ठीक है। शिलालेखों की संख्या 14। और शिलालेखों की खोज किसने करी, जैसे अशोक ने तो लिख दिए थे, तो जैसे बहुत टाइम बाद आगे जाके मतलब 18वीं शताब्दी में आगे, उससे तो बहुत मतलब 1000 से भी ज़्यादा साल बाद ये तो फेनथेलर नाम का एक व्यक्ति था, तो उसने देखा कि ये शिलालेख मतलब उसने खोज करी थी शिलालेखों की, ठीक है, कि होते शिलालेख। तो फेनथेलर ने इसकी खोज करी। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से क्या बनता है, शिलालेखों से संबंधित अशोक के, ये कि वैसे तो इसके कोई नहीं पढ़ सकता था शिलालेख, तो अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको प्राप्त हुई,
तो वो हुई थी दोस्तों जेम्स प्रिंसेप को, कब? 1837 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार पूछता है। इसकी खोज भी देख लेना, शिलालेखों की खोज किसने करी? फैनथिलर ने। सबसे पहले इंडिया में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने, और पढ़ने में सबसे पहली सफलता जेम्स प्रिंसेप ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब शिलालेख थे 14, तो उनमें के कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं मैंने, जो पूछता है पेपर बनाने वाला बार बार। तो जो छठा शिलालेख था, छठे शिलालेख में उसने क्या कहा, किसके बारे में जिक्र किया दोस्तों? तो उसमें क्या है, आत्मनियंत्रण से संबंधित शिलालेख था। आत्मनियंत्रण के बारे में बात बताई गई थी दोस्तों उसमें, कौन से में? छठे में। उसके बाद आया 7वां और 8वां दोस्तों। 7वें और 8वें में ये जैसे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे इसके, ये अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है, किस शिलालेख से संबंधित है? तो अशोक की सभी तीर्थ यात्राओं का वर्णन 7वें और 8वें शिलालेख से संबंधित है दोस्तों। और धम्म की व्याख्या किस शिलालेख में की थी दोस्तों अशोक ने? वो थी दोस्तों 11वें में। धम्म की व्याख्या 11वें में। और उसके बाद कलिंग युद्ध का वर्णन है, कलिंग विजय का वर्णन। और उस कलिंग विजय के बाद क्या हुआ था? अर्ध परिवर्तन हुआ था, जो मैंने बताया था। उसी के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। तो कलिंग युद्ध और उस घटना से जो अर्ध परिवर्तन का जिक्र किस शिलालेख में बताया गया है? वो 13वें शिलालेख से संबंधित है दोस्तों। इसमें सब कुछ बताया गया है। तो धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि खुद भी धार्मिक जीवन बिताने लगा था। काफ़ी खूब प्रचार किया हर जगह, ये बौद्ध धर्म का काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। तो ये धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया लोगों को। यह हमें जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? अशोक के 14वें शिलालेख से। तो इस तरीके से दोस्तों आपको याद रखना है, किसी भी शिलालेख का नंबर पूछ लेगा, बोल देगा इस चीज़ के बारे में कौन से शिलालेख में बताया था। तो अब बात करते हैं दोस्तों स्तंभ लेख की। स्तंभ लेख में क्या क्या था, तो उससे भी एक दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता जो पूछता है कई बार। तो अब देखते हैं स्तंभ लेख। तो दोस्तों स्तंभ लेख के बारे में बात करते हैं। स्तंभ लेखों की संख्या पूछ लेगा। स्तंभ लेख कितने हैं? 7। शिलालेख कितने हैं दोस्तों? 14। स्तंभ लेखों में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, आज देख लेते हैं। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। और किस लिपि में लिखे हुए दोस्तों? स्तंभ लेख ब्राह्मी में। और ये शिलालेख ब्राह्मी में, खरोष्टी में, ग्रीक में, अरनाइक में। जो ब्राह्मी में लिखे होते हैं वो सारे इंडिया में पाए जाते हैं। तो लिपि ब्राह्मी स्तंभ लेख की। ये भी क्वेश्चन में आता है जो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो 7 हैं, मैंने आपको इम्पोर्टेंट जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो बताएं दोस्तों, या आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो प्रयाग स्तंभ लेख है, ठीक है, और उसी को बोल देते हैं कौशाम्बी अभिलेख, ठीक। पहला प्रयाग स्तंभ लेख या कौशाम्बी अभिलेख है। तो पहले कौशाम्बी, वैसे तो कौशाम्बी में था पहले, लेकिन बाद में अकबर इसको इलाहाबाद ले गया दोस्तों। इलाहाबाद को ही पहले प्रयाग बोलते थे, ठीक है, प्रयाग। तो प्रयाग स्तंभ लेख या कौशाम्बी अभिलेख है ये। तो इससे इम्पोर्टेंट क्यों है ये? पहला ये क्योंकि ये अशोक की सिर्फ एक ही रानी का जिक्र है दोस्तों इसके शिलालेखों या अभिलेखों में। ये कौन सी थी? उसकी दूसरी पत्नी करुवा की, जिसने इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया दोस्तों। और उसका जिक्र किया है इसने अपने स्तंभ लेख पहले में। कौशाम्बी अभिलेख को ही रानी का अभिलेख कहा जाता है, या प्रयाग अभिलेख को ही कौशाम्बी रानी का अभिलेख कहते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, आप याद रखना। तो दूसरा है दिल्ली टोपरा अभिलेख। ये क्यों है? क्योंकि इसको फिरोज दिल्ली पूछ लेगा, शासक का नाम है ये, मतलब कौन ले गया था इसको, कहाँ से कहाँ। तो दिल्ली टोपरा अभिलेख है दोस्तों, ये फिरोज शाह तुगलक ले गया था इसको, टोपरा से दिल्ली ले आया था, ठीक है। पहले कहा था टोपरा में, फिरोज शाह तुगलक टोपरा से दिल्ली ले आया, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को। और एक आता दोस्तों लोरिया नंदनगढ़ लेख। इतना इम्पोर्टेंट नहीं, 50-50 चांस है। तो लोरिया नंदनगढ़ लेख किससे कहा दोस्तों? बिहार में पड़ता है ये, चंपारण में, ठीक है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोर का चित्र किस स्तंभ लेख में बना हुआ है। अशोक के किस स्तंभ लेख में मोर का चित्र बना हुआ है? लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख में दोस्तों, जो कि बिहार में पड़ता है, उस पर मोर का चित्र बना दोस्तों। और एक क्वेश्चन पूछ लेता है ये सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है दोस्तों? 7वां अभिलेख बताया है अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है, ठीक है। कौन सा? 7वां अभिलेख है। तो इसके बाद सबसे छोटा अभिलेख पूछ लेता दोस्तों, नाम दे रखा कौन सा है? रूमीदेई अभिलेख। रूमीदेई अभिलेख दोस्तों सबसे छोटा अभिलेख है
ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे दोस्तों। और जो भी बता रहा हूँ उसको इग्नोर मत करना कुछ भी, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ सब कुछ है। ना ज़्यादा पढ़ाऊँगा ना कम पढ़ाऊँगा, लेकिन जो पढ़ाऊँगा एक्यूरेट पढ़ाऊँगा, क्योंकि कुछ तो एक्सपीरियंस बोलता है यार, कुछ तो यकीन करना होगा आपको भी। बाकी आपको दिख रहा होगा, आपके सामने है सब कुछ, आपने भी इतनी बुक्स पढ़ी होंगी। ये कुछ तो जो पहले से तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो उनको तो पता ही होगा क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। ये मतलब जो मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल मैं ले रहा हूँ आपके लिए, वो कितना इम्पोर्टेंट है कितना नहीं, वो इसकी अहमियत खुद जानते होंगे दोस्तों। ये क्योंकि एक बुक का नहीं है, सब कुछ मिलाकर जितनी बुक्स आप उठाने की कोशिश करते हो सबका निचोड़ है दोस्तों ये। तो स्तंभ लेख ये हो गए कंप्लीट हमारे। तो इससे अलग मतलब कुछ 5-4 पॉइंट और हैं जिनसे क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों अशोक से, ठीक है, उनको भी देखते हैं। ये कुछ छोटी छोटी टर्म हो रहे हैं दोस्तों, एक बार इनको देख लो जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो हमारा शीर्षक अधिकारी होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते थे इस टाइम पे, अशोक के टाइम पे जो शीर्ष अधिकारी उच्च लेवल का अधिकारी होता है दोस्तों, उसको बोलते थे महापात्र, ठीक है, महापात्र। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों अशोक से, तो ये अशोक ने जैसे धर्म प्रचार के लिए क्या क्या यूज किया, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ये मतलब किसका यूज किया, किस तरीके से बौद्ध धर्म प्रचार किया, किनके द्वारा। जो धम्म महापात्र थे दोस्तों, मतलब कि जो धम्म मतलब बौद्ध धर्म का एक रत्न है, 3 रत्नों में से एक संघ, धम्म और बुद्ध। तो धम्म रत्न के जो मतलब जो उच्च लेवल के अधिकारी होते थे इसके बौद्ध धर्म को अपनाने वाले, क्योंकि भाई इसने भी अपना रखा था ना अशोक ने, तो उसकी कुछ मंत्री परिषद बना रखी होगी ये धर्म वालों की, तो उसमें जो उच्च लेवल के अधिकारी थे उनको भेजता था अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, जाओ भाई तुम वहाँ करके आओ, तुम वहाँ। तो काफ़ी जगह प्रचार किया। किसका यूज करता था दोस्तों, धम्म महापात्रों का। महापात्र मतलब धम्म से, उस धर्म से रिलेटेड जो शीर्ष अधिकारी होते थे तो उनका यूज करता है दोस्तों। ये पेपर जो मैंने बताया इसको नोट कर लेना, ये CGL में पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन। तो स्थानिक ये भी पूछा गया दोस्तों, SSC ने पूछा था, जो स्थानिक है वो किससे संबंधित है, ठीक है। स्थानिक किसके लिए यूज किया जाता है, जो जिला प्रशासन अधिकारी होता है हमारा, उसके लिए दोस्तों हम स्थानिक वर्ड यूज करते हैं। उस टाइम पे स्थानिक बोल देते थे उसको, जिला प्रशासन अधिकारी को। एक होता है एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई होता है जो मार्ग निर्माण कराने वाला जो अधिकारी होता है उसको एग्रोनोमोई बोला गया है दोस्तों। और एक अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है, गुप्तचरों को, जासूसों को, जासूसों को दोस्तों चर कहा गया है, और गुप्तचरों को क्या कहा गया है, गुड पुरुष, ठीक है, याद रखना। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। तो गुप्तचरों को गुड पुरुष, और गुप्तचरों में भी जो एक जगह रहकर काम करने वाले हैं उनको क्या कहा गया है, संस्था दोस्तों। और जो घूमने वाले हैं, इधर उधर घूमकर अपना कार्य करने वाले हैं, उनको क्या कहा गया है, संचार। याद रखना, गुड पुरुष, संस्था और संचार। तो सरकारी भूमि होती है दोस्तों, उस टाइम पे क्या कहा जाता था उसको, सीता भूमि, ठीक है, सरकारी भूमि, सीता भूमि। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन बच गया हमारा मौर्य वंश का, जो कि 100% पूछता है किसी न किसी भी एग्जाम में। जो मौर्य वंश था हमारा, उसका अंतिम शासक कौन रहा, मौर्य वंश का अंतिम शासक रहा हमारा दोस्तों बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ था। बिल्कुल रट लो, गांठ बांध लो, बृहद्रथ। इसकी हत्या किसने की, इसकी भी गांठ बांध लो। तो किसने, उसका सेनापति था बृहद्रथ का ही, तो उसने इसकी हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने। अब शुंग है तो इसने क्या किया, फिर मौर्य वंश खत्म हो गया, पुष्यमित्र ने इसकी हत्या करी, तो शुंग वंश की स्थापना कर दी थी इसने। तो इसके बाद हम शुंग वंश पढ़ने वाले हैं, जो कि किस में काउंट होगा, मौर्य उत्तर काल में। मतलब मौर्य खत्म हो गए, अब मौर्यों के बाद का जो समय आएगा कुछ मतलब है जिसमें कुछ वंश आएंगे, तो मौर्य उत्तर काल में काउंट होंगे। तो किसने, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी। कब की थी इसकी हत्या, जो लास्ट था 185 ईसा पूर्व में, जो कि हमने दे रखा है। हमारा मौर्य वंश कहाँ से कहाँ तक चला, 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक दोस्तों। तो राजधानी पाटलिपुत्र रही मौर्य वंश की। तो हमने कंप्लीट मौर्य वंश कर लिया है, ठीक है। तो इससे जो भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बने ये वो बेहतरीन तरीके से किया दोस्तों। और इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, बिंदुसार हुआ और सिकंदर है, उसमें मैंने एक थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश की थी।
ये देख रहा था बच्चों को कौन सा पसंद आएगा, उसमें कमेंट जरूर करना उस वीडियो पर, क्योंकि मैंने उसमें जैसे अब तो साथ के साथ इनकी स्टोरी बताते चल रहा कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, किस तरीके से पूछता क्वेश्चन और क्या पूछेगा, तो वो बताते चल रहा हूँ साथ के साथ आपको, बारी बारी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें मैंने एक स्टार्टिंग में हो जाता है एक को समरी पहले एक बार माइंड में घुसती जाए किसी के, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए जाए धीरे धीरे, तो माइंड में फिट हो जाते हैं जल्दी। तो सबकी अपना अलग अलग वो होता है याद करने का तरीका। तो उसमें मैंने पहले स्टोरी बताई किस तरीके से क्या क्वेश्चन पूछेगा, लगातार क्या चलता गा, तो उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाने लगा था दोस्तों। तो उसमें देखना वो अच्छा लगा है, ये अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट जरूर कर देना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों खूब शेयर किया करो यार, खूब सब्सक्राइब किया करो और दूसरे भाइयों तक भी पहुँचाओ। बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए गए हैं, जहाँ तक सुनने में आया है 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ के आसपास से फॉर्म फिलअप किए गए हैं। ये तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे तरीके से पढ़ाना होगा जिसका लेवल ही कुछ अलग है दोस्तों। आपको इतना टाइम नहीं बचा है कि ये भी बुक उठाओ वो भी बुक उठाओ, और जीके के लिए जितना ज़्यादा करोगे उतना ही कम है दोस्तों। तो जो बेस्ट है पढ़ने के लिए आपका जीके के लिए, हर बुक का नहीं चढ़ू हुआ एफर्ट मेरा लगेगा, बस आपको मेरे साथ सहयोग देने की ज़रूरत है, संयम बनाकर ये मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों खूब शेयर करो, सपोर्ट करो, जिससे और हौसले के साथ आपके साथ जुड़ूंगा आगे आने वाली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।